हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारे पास एसक्यूएल सर्वर में कंस्ट्रेंट्स क्या काम करते हैं, इनका क्या यूजेज है। ठीक है, किसी भी डेटाबेस में कंस्ट्रेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, कंस्ट्रेंट हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हमें अपने टेबल में कोई भी इंटीग्रिटी करवानी हो, वैलिडेशन लगानी हो, ठीक है, तो बेसिकली कंस्ट्रेंट का यूज़ करके हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे टेबल में हम ये चाह रहे हैं कि जो भी यूज़र आ रहा है या लेट्स सपोज कोई भी स्टूडेंट है, हम ये चाह रहे हैं कि अगर वो 18 से लेस है उसकी एज, तो वो रजिस्टर ना कर पाए। ठीक है, तो ये जो वैलिडेशन मैं आपको बता रही हूँ कि 18 से छोटा है अगर, तो वो रजिस्टर ना कर पाए, ये बेसिकली एक वैलिडेशन है। ठीक है, मैं ये चाह रही हूँ कि इस वैलिडेशन को मैं अपने एसक्यूएल सर्वर के टेबल में लगाऊं। उसके लिए हम कंस्ट्रेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि एक बंदे ने अगर अपनी ईमेल इंसर्ट कर दी है, रजिस्टर कर दी है अपनी ईमेल एड्रेस, तो दोबारा उस ईमेल से वो इंसर्ट नहीं कर सकता। एक बार अगर उसने अपनी ईमेल को रजिस्टर कर दिया, तो दूसरी बार वो अपनी वही सेम ईमेल से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो ये जो वैलिडेशन है, सेम कंस्ट्रेंट्स का यूज करके हम ये काम एसक्यूएल सर्वर में करवा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी काफी सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, हम एक एक करके सबको चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आने के बाद देखें तो हमारा जो पहला कंस्ट्रेंट है वो है प्राइमरी की, दूसरा फॉरेन की है, चेक, यूनिक, ठीक है, नॉट नल, उसके अलावा नल भी है, डिफॉल्ट। ठीक है, ये कुछ हमारे एसक्यूएल सर्वर में कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की हमारे पास टेबल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक ऐप बना रहे हैं या वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो अगर आप अपने प्रोजेक्ट को एसक्यूएल सर्वर या माई सीक्वल से कनेक्ट करते हैं, तो आपको याद से अपने टेबल में किसी एक कॉलम पे प्राइमरी की जरूर याद से लगानी है। ठीक है, ओके, सो प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की हमारे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कि रिकॉर्ड यूनिक हो, डुप्लीकेट ना हो, एक ही नाम से, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि एक ही नाम से दोबारा वो इंसर्ट नहीं कर सकता, यूनिकली जो है वो हमारे रिकॉर्ड को वो रखेगा। एक ही प्राइमरी की अलाउ है एक टेबल में, एक टेबल में हम एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं लगा सकते। उसके अलावा प्राइमरी की जो है वो नल्स वैल्यू को भी अलाउ नहीं करता। मैं अपनी वैल्यू को खाली भी एंटर नहीं कर सकती, मुझे किसी भी हाल में उसको फिल करना जरूरी है। तो ये बेसिकली कुछ प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है। फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की एक से ज्यादा टेबल को, जरूरी नहीं है कि दो, दो तीन चार टेबल्स को आपस में कनेक्ट करवाता है, लिंक करवाता है। ठीक है, हम जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है चेक, वैलिडेट्स डेटा बिफोर इंसर्टिंग। ये क्या करता है, हमारे डेटा को टेबल में इंसर्ट होने से पहले, हम जब इंसर्ट की क्वेरी चलाते हैं, तो वो इंसर्ट रिकॉर्ड को करने से पहले रिकॉर्ड को वैलिडेट करता है। अब वो हमारे ऊपर है कि हमने चेक में क्या कंडीशन लगाई है। अगर हमने चेक में ये कंडीशन लगाई है कि एज 18 से अबव हो या एज 18 से छोटी हो, या कोई भी हमने जो भी कंडीशन लगाई है वो हमारे ऊपर है चेक पे। ठीक है, लेकिन वो क्या करेगा, उस चेक जो वैलिडेशन हमने लगाई है, जो कंडीशन हमने लगाई है, जब तक हमारा डेटा उस पर प्रॉपर तरीके से वैलिडेट नहीं होगा, रिकॉर्ड वो इंसर्ट नहीं करेगा। ठीक है, यूनिक कंस्ट्रेंट क्या करता है, यूनिक कंस्ट्रेंट कुछ हद तक सिमिलर है प्राइमरी की के, कुछ इसमें चेंजेस है। इंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। सेम प्राइमरी की भी यही करता है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। यूनिक की के में भी सेम यही है कि वो रिकॉर्ड को डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता। अब डिफरेंस क्या है हमारा यूनिक और प्राइमरी की में, मल्टीपल यूनिक की अलाउ करता है टेबल में। यूनिक की हम एक से ज्यादा कॉलम्स पे लगा सकते हैं टेबल में, लेकिन प्राइमरी की ओनली वन अलाउ है। ठीक है, उसके अलावा अलाउड नल, नल को अलाउ करता है लेकिन सिर्फ एक बार।
ठीक है, यूनिक की नल वैल्यू अलाउ करता है एक बार, लेकिन अगर दूसरी बार भी मैं नल को ही इंसर्ट करूंगी, खाली इंसर्ट कर दूंगी तो वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन प्राइमरी की तो एक भी बार नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, उसको किसी भी हाल में हमें फिल करना जरूरी है। उसके अलावा नेक्स्ट है मेरा नॉट नल कंस्ट्रेंट। नॉट नल इंश्योर करता है कि वैल्यू जो डाली है इनपुट में वो नल तो नहीं है, किसी भी हाल में फिल होना जरूरी है। और उसके अलावा एक नल कंस्ट्रेंट भी होता है हमारा, सिर्फ नल। वो क्या करता है, वैल्यू को अगर मैं खाली भी इंसर्ट करूंगी तो वो मुझे अलाउ करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है। सेट अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नन इज प्रोवाइडेड। एग्जाम्पल, डिफॉल्ट गेट डेट फॉर अ डेट कॉलम। इसको अगर मैं आपको थोड़ा समझाऊं, डिफॉल्ट का क्या काम है, लेट सपोज अगर मैं मेरा इनपुट खाली भी छोड़ दूं और डायरेक्ट इंसर्ट कर दूं रिकॉर्ड को, तो वो मेरी डिफॉल्ट वैल्यू फिर भी लेके जाएगा। अब वो डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज कि हमारा जो है वो एक वोटिंग सिस्टम चल रहा है। लेट सपोज हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं कि पाकिस्तान में वोटिंग सिस्टम आ रहा है और उसमें हमें एक फॉर्म दिया गया है रजिस्ट्रेशन का, और हम सब जो है वो उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। लेकिन उसमें बैक में हर किसी का जो कंट्री है वो पाकिस्तान ऑटोमेटिक इंसर्ट हो रहा है। किसमें? डेटाबेस में। हम नहीं लिख रहे, ठीक है, क्योंकि वोटिंग सिस्टम जो बनाया गया है वो बेसिकली पाकिस्तानीज के लिए बनाया गया है, लेकिन डेटाबेस को तो नहीं पता। तो डेटाबेस को डिफॉल्ट वैल्यू बैकएंड पे पाकिस्तान लिखी हुई होगी। इसलिए जब भी हम फॉर्म फिल करते हैं, हम अपना नेम वगैरह जो भी हम डाल रहे हैं रिकॉर्ड को हम इंसर्ट करते हैं, तो बैकएंड पे ऑटोमेटिक कंट्री के कॉलम में पाकिस्तान इंसर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली डिफॉल्ट का काम ये है, ये एक डिफॉल्ट वैल्यू वो लेके जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी हुई है, गेट डेट। लेट सपोज कि मैं रजिस्ट्रेशन करती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे डेटाबेस में मैं एक कॉलम बनाऊं डेट का, और जो भी बंदा अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहा है उस डेट के कॉलम में ऑटोमेटिक आज की जो डेट है वो ऑटोमेटिक खुद इंसर्ट हो जाए, हाँ, बार बार हमें लिखनी नहीं पड़े। तो वो गेट डेट का फंक्शन क्या करता है, ऑटोमेटिक आज की जो डेट है उसको वो इंसर्ट कर देगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे तो आपको क्लियर होगा, वर्बली मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन किया। अभी हम जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करने जा रहे हैं वो हम सबकी करेंगे, लेकिन फॉरेन की हम एंड में करेंगे। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस, और किसी भी नाम से जो है वो मैं एक डेटाबेस यहाँ बना रही हूँ। आपके ऊपर है, आप कुछ भी बनाओ। ठीक है, और इस डेटाबेस को जो है वो मैंने यहाँ पे आने के बाद यूज कर लिया है। ठीक है, अब मैं एक टेबल बनाने वाली हूँ। टेबल का नाम मैं रख रही हूँ अपनी मर्जी से, स्टूडेंट्स रख लेती हूँ। ठीक है, आपके ऊपर आप कुछ भी रखो। ठीक है, और स्टूडेंट्स कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं कॉलम बनाऊंगी स्टूडेंट आईडी जिसकी मैंने टाइप रखी है इंट, और इसको मैं दे रही हूँ कंस्ट्रेंट प्राइमरी की का। प्राइमरी की का मैंने आपको अभी बताया कि यूनिकली आइडेंटिफाई ओनली वन प्राइमरी की नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट आईडी में अगर मैंने एक बार वन इंसर्ट कर दिया तो दूसरी बार मैं वन इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइमरी की क्या कहता है कि वो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा। दूसरा, इस टेबल के अंदर मैंने प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी को लगा दिया है। अब मैं नेक्स्ट कॉलम बनाती हूँ तो मैं उसको प्राइमरी की अब नहीं दे सकती, देनी है तो मुझे इस पे से हटानी पड़ेगी स्टूडेंट आईडी पे से, क्योंकि टेबल में एक ही बार प्राइमरी की कंस्ट्रेंट लग सकता है। दूसरा, मैं स्टूडेंट आईडी को किसी भी हाल में खाली इंसर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइमरी की नल वैल्यू अलाउ नहीं करता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉरेन की, जिस पे हम बाद में आते हैं। उसके अलावा एक और मैं यहाँ पे कॉलम बनाती हूँ स्टूडेंट नेम का, जिसको मैंने टाइप दी है वारचार, लेंथ दी है मैंने 50, और अब मैं इस पे कंस्ट्रेंट लगाने वाली हूँ नॉट नल का। नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या कहेगा, नॉट नल कंस्ट्रेंट कहता है कि स्टूडेंट नेम किसी भी हाल में खाली इंसर्ट नहीं हो सकता, फिल करना इसको जरूरी है। और नॉट नल एक टेबल में 5 6 जितने भी कॉलम पे आप चाहो लगा सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट प्राइमरी की तरह नहीं है कि एक टेबल में एक ही बार लगेगा, नॉट नल मल्टीपल टाइम्स भी लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बना रही हूँ एक और कॉलम स्टूडेंट ईमेल का। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे आने के बाद लेंथ दी है वारचार, और लेंथ मैंने बता दी इस पे सॉरी 100, और इसको मैं कंस्ट्रेंट लगा रही हूँ यूनिक का। ठीक है,
यूनिक का मैंने इस पे कंस्ट्रेंट लगाया। यूनिक क्या करेगा, स्टूडेंट ईमेल को चेक करेगा कि इसमें जो ईमेल इंसर्ट हो चुकी है, दूसरा स्टूडेंट वही ईमेल वापस नहीं लिख सकता। एक बार अगर ईमेल किसी की इंसर्ट हो चुकी है, लेट्स सपोज abc@gmail.com, तो दूसरा स्टूडेंट आके यही ईमेल नहीं लिख सकता, क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया, यूनिक का कंस्ट्रेंट लगा दिया है इस कॉलम पे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको 2-3 और कॉलम्स पे भी यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाना है तो आप लगा सकते हो, ओके। नेक्स्ट, मैंने एक और कॉलम बनाया स्टूडेंट एज का, जिसको मैं टाइप दे रही हूँ इंट, और अब मैं इस पे लगाने वाली हूँ चेक का कंस्ट्रेंट। मैंने कहा चेक करना, क्या चेक करना कि ये जो कॉलम है इसमें जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहा है, 16, 17, 18, 19, जो भी एज अपनी इंसर्ट कर रहा है, किसी भी हाल में वो एज 18 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। अगर एज 18 से लेस होगी तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है, जिसको मैंने टाइप दी है डेट की। और अब मैं इस पे जो है वो कंस्ट्रेंट लगाने वाली हूँ डिफॉल्ट का, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है गेट डेट का फंक्शन। इससे क्या होगा, मुझे रजिस्ट्रेशन डेट में रिकॉर्ड खुद से इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट के जरिए गेट डेट से आज की डेट उठाता जाएगा खुद, ठीक है। मैंने ये बना दिया है। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो इस टेबल को यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट करूंगी। हम यहाँ पे आने के बाद चेक करते हैं हमारे डेटाबेस में, जो हमारा टेबल और डेटाबेस है, टेबल है, ठीक है, ये हमारा टेबल बन चुका है। इस टेबल के अंदर अगर मैं कंस्ट्रेंट्स पे आऊं तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे चेक का कंस्ट्रेंट लगा है। अगर हम यहाँ पे आप देखो, थोड़ा सा मैं इसको आगे करती हूँ, ये मेरा जो वो सीके जो है वो चेक का कंस्ट्रेंट है, डिफॉल्ट का कंस्ट्रेंट है। कीज में अगर आप आओ तो प्राइमरी की लग चुकी है, यूनिक की लग चुकी है, ठीक है। प्राइमरी की, यूनिक की, चेक, डिफॉल्ट, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सारे हमारे कंस्ट्रेंट्स इसने लाइन से जो है वो यहाँ पे हमें बना के दे दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर, इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, और इसके अंदर जितने भी हमने कॉलम्स बनाए सबके सब लाइन से देंगे, कॉमा स्टूडेंट नेम, इसको फिलहाल मैं क्लोज कर देती हूँ, कॉमा स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एज, रजिस्ट्रेशन डेट, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद जो, अच्छा, रजिस्ट्रेशन डेट में अगर आपको नहीं भी देनी तो भी मैंने आपको बताया कि वो बाय डिफॉल्ट गेट डेट की वजह से, इस डिफॉल्ट की वजह से ऑटोमेटिक गेट डेट के फंक्शन से आज की डेट उठा लेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद वैल्यूज दूंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं वैल्यू देने वाली हूँ स्टूडेंट आईडी को, जो कि मैंने दे दी 1, ठीक है। अब मैं देने वाली हूँ स्टूडेंट नेम, जैसे मैंने यहाँ पे एक नेम असाइन कर दिया। स्टूडेंट ईमेल देने वाली हूँ मैं gmail.com, ठीक है। और स्टूडेंट एज देने वाली हूँ मैं, जो कि मैंने बोला है इसको कि 18 से अबव होनी चाहिए, तो मैंने दे दिया 19। दूसरा एक और कौन सा कॉलम है, रजिस्ट्रेशन डेट है, जिसमें मैं इंसर्ट नहीं करी, आपके सामने ही है, ठीक है। अब पहले मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट करके देखती हूँ। इसने मुझे बोला कि 1 रॉ अफेक्टेड हो चुकी है। कंफर्म करने के लिए हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। अब देखो, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे चला गया, इसने आज की डेट ऑटोमेटिक डिफॉल्ट के फंक्शन की वजह से खुद उठा ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे गेट डेट की जगह कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको कोई एक डेट ही लिखनी है, लेट सपोज आप चाह रहे हैं कि भाई 2025 और अप्रैल का मंथ और कोई स्पेसिफिक डेट 11-12 ही आपको हर स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डेट लिखनी है, ठीक है, या कोई भी आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज जो आप चाहते हो कि वो ही लिखी हुई जाए, तो आप उसको डिफॉल्ट के अंदर यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हो, सिंगल कोट में, ओके। अच्छा, तो ये तो, अच्छा, डिफॉल्ट के अंदर सिंगल कोट में आप तब लिखोगे जब यहाँ पे वारचार या डेट टाइप होगी। अगर यहाँ इन होता है तो फिर आपको सिंगल कोट के बगैर लिखना है, ओके। अच्छा, ये तो मैंने आपको क्या किया, रिकॉर्ड को इंसर्ट करके दिखा दी। अब मैं आपको प्रूफ करती हूँ कि ये जो हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है।
यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू, बल्कि यही सेम लाइन में ले लेती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, या फिर एक काम करते हैं हम इसी लाइन के अंदर चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जॉन ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। एज ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन आईडी क्या है, इस बार भी 1 ही है। इसको मैं ऐसे ही एज इट इज चलाती हूँ, तो अब ये मुझे एरर दे रहा है कि प्राइमरी की में कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की। इसका रीजन क्या है कि ये बोल रहा है कि 1 जब पहले से इंसर्ट हो चुका है तो आप वापस से इंसर्ट नहीं कर सकते। अब मैं अगर मैं यहाँ पे 2 और लिख दूं, और मैं जो है यहाँ पे आने के बाद नेम चेंज कर देती हूँ, लेट सपोज मैंने इधर, ठीक है, ये दे दिया, और इधर भी मैंने इसको जो है वो ईमेल चेंज कर दी, ठीक है। अब मैंने 2 लिखा है। अब इसको हम अगर एग्जीक्यूट करें तो अब ये रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, क्योंकि आईडी चेंज कर दी हमने, ठीक है। आईडी पे मैंने क्या लगाया, प्राइमरी की लगाया, प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता। नेक्स्ट मैंने क्या लगाया, स्टूडेंट नेम पे नॉट नल। मैं यहाँ पे आने के बाद वैल्यू को नल छोड़ देती हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने आईडी हम 3 कर देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने क्या किया, वैल्यू नल छोड़ दी, ठीक है। चेक करें तो ये मुझे क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो, अच्छा ये पहले तो इसने मुझे यूनिक की का एरर थ्रो किया है, ठीक है। कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे आने के बाद जो है वो आप जब ब्रायर आप ये वाली ईमेल आपने पहले से इंसर्ट कर दी है तो आप वापस से यही ईमेल इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन इसने इसको जो है वो क्या बोलते हैं, नेम को इसने इग्नोर कर दिया। तो मैं यहाँ पे आने के बाद नेम के कॉलम को ही हटा देती हूँ, ठीक है। भले आप यहाँ से ईमेल चेंज कर दें, ताकि फिलहाल हम देखते हैं कि आगे बढ़ रहा है कि नहीं, चेक करें। तो अभी क्या मुझे बोल रहा है, कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम स्टूडेंट नेम, क्योंकि स्टूडेंट नेम पे हमने क्या लगाया, नॉट नल का कंस्ट्रेंट लगाया। इसे किसी भी हाल में मुझे यहाँ पे नाम इसको देना पड़ेगा, ठीक है। नेम मैंने बोला, नेम मैंने दे दिया, ठीक है। लेकिन ईमेल जो है मैंने पहले वाली ही रखी है, ठीक है, brayer@gmail.com, एग्जीक्यूट। अब ये मुझे बोला यूनिक की का, इसने मुझे एरर थ्रो किया है, कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, ठीक है, क्योंकि ये इसकी इसकी वजह से बोल रहा है, इस कॉलम पे हमने लगाया है यूनिक। तो जब मैंने ये वाली ईमेल इंसर्ट कर दी है तो वापस से मैं सेम ईमेल इंसर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे आने के बाद ईमेल को चेंज कर देती हूँ, gmail.com, ठीक है। अब इसको हम रन करें, अभी रन हो जाएगा, ठीक है। इसका रीजन ये आईडी भी हमने चेंज कर दी है, नाम भी हमने दे दिया, ईमेल भी हमने दे दी, डेट हमारी जा रही है आज की, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आखिरी जो हमें देखना है, ये चेक का कंस्टेंट 19 दिया ना मैंने, अब मैं यहाँ पे 15 देती हूँ। हमने बोला इसको कि एज 18 से अबव होनी चाहिए। आईडी मैं चेंज कर देती हूँ, नाम भी मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, नाम लेट सपोज मैं यहाँ पे दे देती हूँ इसको इस तरीके से, ठीक है। ईमेल भी मैंने चेंज कर दी, लेकिन एज क्या है, 18 से छोटी है, तो अब इसको इंसर्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसने मुझे एरर दे दिया कि चेक का जो कंस्ट्रेंट है वो मेरे पास क्या कर रहा है, इशू कर रहा है, ठीक है। और किसी भी हाल में मेरी जो एज है वो 18 से अबव होनी चाहिए, या 18 भी हो सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया हुआ है। इक्वल नहीं दोगे आप तो वो 18 को भी अलाउ नहीं करेगा, ठीक है, आपको इक्वल देना है। अब आप चेक करो, इसने कह दिया 1 रो अफेक्टेड, सेलेक्ट करके देखते हैं तो मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे प्रॉपरली जा रहा है, ठीक है। अच्छा ये तो हमने करके देख लिया, सही है। लेकिन अगर अब मैं ये चाह रही हूँ कि जितने भी प्राइमरी की और ये सब मैं इस टेबल पे लगा चुकी हूँ, ये मुझे सबको एक एक करके डिलीट करना है, सारे कंस्ट्रेंट्स को बैकएंड पे से डिलीट करना है, ठीक है, रिमूव करना है। तो मैं इसके लिए कौन सी कमांड चलाऊंगी, अब हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखो कि जिसपे मैंने प्राइमरी की लगाया है, बैकएंड पे इसने नाम इसको कुछ दिया होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ चेक करो तो इसने देखिए प्राइमरी की को एक नाम दिया है, यूनिक की को भी एक नाम दिया हुआ है, वैसे ही चेक को एक नाम दिया है, डिफॉल्ट को एक, सबको एक नाम दिया है इसने, ठीक है। तो अब हम यहाँ से नाम ढूंढने के बजाय क्वेरी से नाम लेके आते हैं सारे, ठीक है। क्वेरी से नाम कैसे आएंगे हमें ये देखना है। तो मैं लिखूंगी सेलेक्ट नेम कॉमा टाइप, डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना, फ्रॉम सिस्टम डॉट
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये वो क्वेरी है जिससे हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स के नाम हमें दिखेंगे, लेकिन ये तो सबके लेके आ जाएगा। मैं किसी स्पेसिफिक टेबल के जा रही हूँ, ठीक है। तो वेयर पेरेंट ऑब्जेक्ट आईडी इक्वल है किसके, ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे आपके टेबल का नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना जो टेबल है उसका नाम असाइन करेंगे। चेक करें, तो इसे मुझे लाइन से सारे जो है वो कंस्ट्रेंट्स लाके दे दिए हैं, ठीक है। ओके, सो प्राइमरी की भी आ गया, यूनिक चेक डिफॉल्ट भी आ चुका है। नेम और टाइप डिसेंड क्या आ रहा है, प्रॉपर यहाँ पे नेम आ रहा है और यहाँ पे मेरे पास उसका जो है वो कंस्ट्रेंट का रियल नाम क्या है वो आ रहा है, ठीक है, इन डिसेंडिंग फॉर्मेट। ओके, सो ये मेरे कंस्ट्रेंट का नाम है। मैं ये चाहती हूँ कि अब मैं इस स्टूडेंट आईडी को पे से प्राइमरी की हटा देना चाहती हूँ, वैसे ही सेम सारे कंस्ट्रेंट्स को मुझे एक एक करके हटा देना है। नॉट नल आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन नॉट नल जो है वो हमारे पास एज अ कंस्ट्रेंट जो है वो एसक्यूएल में काम करता है। अब अगर मुझे नॉट नल हटाना है तो मुझे इस पे या तो नल लगाना पड़ेगा सिर्फ, या फिर आप नॉट नल ही रहने दें, ठीक है। जैसे भी आपको करना हो, हम दोनों क्वेरी चला के देख लेते हैं, ठीक है। पहले मैं फिलहाल प्राइमरी की को हटा रिमूव करूंगी इस कॉलम पे से, ठीक है। तो अब यहाँ पे आने के बाद चेक करो, सारे कंस्ट्रेंट्स को रिमूव करने की क्वेरी क्या होती है, अल्टर, ठीक है, टेबल, टेबल का नाम, ठीक है, जो कि है स्टूडेंट्स, ड्रॉप कंस्ट्रेंट। फिर आपके जो भी कंस्ट्रेंट का नाम मैंने आपको नीचे दिखा दिए सारे, आपको यहाँ से उसको क्या करना है, कॉपी करना है और इधर पेस्ट करना है, और इसको यहाँ पे आने के बाद रन करेंगे तो वो क्या करेगा, प्राइमरी की को रिमूव कर देगा। वैसे ही सेम अगर आपको यूनिक की को रिमूव करना है तो आपको यूनिक की के नाम को यहाँ पे आने के बाद पेस्ट करना है, एंड देन इस पूरी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, तो आपको यहाँ से भी वो रिमूव कर देगा। और इस टेबल में जहां जहां यूनिक की होगी, इस नाम की बेसिकली जहां जहां नहीं, किसी स्पेसिफिक कॉलम पे ही ये नाम असाइन करता है, उसको ये ड्रॉप कर देगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी मैंने आपको क्वेरी बता दी इसको कंस्ट्रेंट को रिमूव करने की, ठीक है। हमने कंस्ट्रेंट लगा के भी देख लिए, रिमूव करके भी देख लिए। अब लास्ट जो हमारा काम रह गया है, जो कि है हमारा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, जो कि अभी तक हमने करके नहीं देखा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि फॉरेन की जो है वो हम यूज क्यों करते हैं, इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है, 2 टेबल 3 टेबल के बीच में लिंक बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। लेट सपोज एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो है वो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेट सपोज यूनिवर्सिटी के अंदर, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी में हमारे पास डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, BSCS का जिसकी आईडी है 1, दूसरा है हमारा BSIT जिसकी आईडी है 2, ठीक है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स का एक टेबल है, स्टूडेंट्स आए मेरे पास, ठीक है। लेट सपोज एक मेरा स्टूडेंट है जॉन, जिसको BSCS डिपार्टमेंट में अपने आप को इनरोल करवाना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया भाई BSCS की मेरी आईडी है, मैंने टेबल में से देखी आईडी क्या है 1, तो मैंने जॉन को 1 डिपार्टमेंट में डाल दिया, इसका मतलब BSCS में डाल दिया। फिर मेरी एक और स्टूडेंट आई, मैंने उसको BSIT डिपार्टमेंट में डालना है, तो मैंने उसको BSIT के आईडी क्या है 2 है, तो मैंने उसको 2 में डाल दिया। अब मेरा नेक्स्ट स्टूडेंट आता है, ठीक है, और वो मुझे कहता है कि मुझे BSCS में जाना है। मुझे पता है कि इसकी आईडी 1 है, आपको भी पता है, लेकिन लेट सपोज जो बंदा बैठा हुआ है उससे गलती हो जाती है और वो 5 लिख देता है या 6 लिख देता है और वो रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देता है, ठीक है। उसने ब्लेकली नाम की स्टूडेंट को इंसर्ट कर दिया 6 डिपार्टमेंट के साथ, हालांकि 6 नाम का तो कोई डिपार्टमेंट मौजूद ही नहीं है यूनिवर्सिटी में। तो उससे क्या होगा, अब इस स्टूडेंट को फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, उसके फॉर्म में इश्यूज आएंगे, आगे चल के उसको डिग्री में इशू फेस करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली फॉरेन की इसी इशू को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। फॉरेन की क्या करता है, फॉरेन की बोलता है कि यहाँ पे आप जो है वो जो भी आईडी इंसर्ट कर रहे हैं वो पहले टेबल में मौजूद होनी चाहिए,
ठीक है, अगर वो पहले टेबल में मौजूद नहीं है, लेट्स सपोज 6 लिख दिया है मैंने गलती से, तो वो पहले टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो फॉरेन की क्या करेगा, मुझे एरर थ्रो कर देगा कि भाई आप जो यहाँ पे नंबर लिख रहे हो वो पहला टेबल में है ही नहीं। तो इससे क्या होगा, मेरा बहुत सारा जो बाद में जो इस स्टूडेंट को इशू फेस करना पड़ेगा, वो उसको इशू से वो बच जाएगी। ठीक है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और जो फॉर्म फिल कर रहा है उससे भी गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फॉरेन की के रियल लाइफ एग्जांपल करके देखेंगे। यहाँ पे आने के बाद मैंने एक टेबल बनाया। अच्छा, आप एक बात याद रखना, फॉरेन की अगर आपको लगानी है तो जरूरी है कि जिस कॉलम को आप यूज करके आगे काम करोगे वो कॉलम प्राइमरी की हो। अगर इस कॉलम पे मैं प्राइमरी की नहीं लगाऊंगी तो बाद में जाके फॉरेन की नहीं बन सकती। तो मैं आपके एग्जांपल करके दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे आने के बाद एक टेबल बनाया है डिपार्टमेंट टीबीएल। उसके अंदर मैंने 2 कॉलम में रखने वाली हूँ। पहला मैं रख रही हूँ आईडी इंट, ठीक है, या फिर आप ऐसे रख दो डिपार्टमेंट आईडी इंट, लेकिन याद से इसको प्राइमरी की करना वरना आगे फॉरेन की का इशू आएगा। ठीक है, एक और मैंने कॉलम बनाया डिपार्टमेंट नेम varchar 50। ठीक है, अब मैं बनाने वाली हूँ नेक्स्ट टेबल, क्रिएट टेबल स्टूडेंट टीबीएल। ठीक है, और इस टेबल के अंदर मैं एक कॉलम रख रही हूँ स्टूडेंट आईडी का, जिसको आपको प्राइमरी की लगाना है नहीं लगाना वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि हर टेबल में प्राइमरी की हो। ठीक है, तो मैंने एक आईएस आईडी बनाया है, एक स्टूडेंट का नेम का कॉलम बनाया है varchar 50, और एक कॉलम मैं बनाने वाली हूँ एक्स्ट्रा। ठीक है, लेट सपोज डिपार्टमेंट आईडी, या तो आप इसको सिर्फ आईडी कर दें, क्योंकि मैंने अभी तक इस टेबल को रन नहीं किया है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ अपनी मर्जी से डिपार्टमेंट आईडी इंट फॉरेन की। ओके, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस पहले वाले टेबल का नाम और यहाँ पे उस कॉलम का नाम जो इस टेबल में प्राइमरी की है, वो है आईडी। यहाँ पे वही कॉलम का नाम आना चाहिए जो प्राइमरी की है। ओके, पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, देन मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों का आपस में रिलेशन बन गया है। इस लाइन ऑफ कोड को देखें, ये कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी जो कि रिलेशन में आ गया है इस टेबल की इस कॉलम के साथ। अब अगर आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखनी है तो पहले मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगी इस टेबल में, देन मैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगी इस टेबल में। ओके, तो ये डिपार्टमेंट टेबल को कॉपी कर ले, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टीबीएल। डिपार्टमेंट टीबीएल में टोटल कितने कॉलम्स हैं, एक है आईडी, एक है डिपार्टमेंट नेम, एक है आईडी, एक है डिपार्टमेंट नेम। वैल्यूज मैंने दे दी, 10 दे दिया एक, और एक मैंने दे दिया BSCS। ठीक है, और दूसरा रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया 20, और वैल्यू मैंने दे दी BSID। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड है ये किस में इंसर्ट हो रहा है, डिपार्टमेंट टीबीएल में। ठीक है, इसमें नहीं, डिपार्टमेंट टीबीएल के इन 2 कॉलम्स में ये रिकॉर्ड जाके इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करने वाली हूँ स्टूडेंट टीबीएल के इन 3 कॉलम के अंदर। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टीबीएल। कौन कौन से कॉलम है स्टूडेंट टीबीएल में, पहला है SID, दूसरा है S नेम मतलब स्टूडेंट नेम, और तीसरा है डिपार्ट आईडी। वैल्यूज आएगी, अच्छा, स्टूडेंट आईडी मैंने दे दी लेट सपोज 1, स्टूडेंट नेम मैंने बोला जॉन। मैं ये चाहती हूँ कि मैं जॉन नाम के स्टूडेंट को BSCS में डालना चाह रही हूँ, BSCF डिपार्टमेंट में, क्योंकि जो मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगी वो इस कॉलम में जाके इंसर्ट होगा, और ये कॉलम लिंक है
डिपार्टमेंट आईडी के टीबीएल से मतलब इससे 10 और 20 से, ठीक है। तो आप यहाँ पे वही नंबर लिखोगे जो पहले वाले टेबल में ऑलरेडी है। ओके, मुझे स्टूडेंट को BScs में एनरोल करना है, तो BScs की आईडी है 10। ठीक है, एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड बिल्कुल न्यू। मैंने आईडी दी 20, मतलब ये ऐसा आईडी में जाएगी 20। स्टूडेंट नेम मैंने बोला ब्रायर, और मुझे इस स्टूडेंट को डालना है BSIT डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, पहले तो हम इसको इंसर्ट कर देते हैं। टू रॉस अफेक्टेड आ गया, मतलब इंसर्ट हो गया। अब मैंने बोला, मैंने रिकॉर्ड चेंज कर दिया है, अब मैं एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का नाम चेंज किया। ठीक है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको भी BScs में इंसर्ट करूँ, लेकिन मैं यहाँ पे 10 की जगह गलती हो गई मुझसे, मैंने 40 लिख दिया, क्योंकि 40 नाम का तो डिपार्टमेंट ही नहीं है। आप चेक करो तो इसको एरर थ्रो करना चाहिए, इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया। ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया आपका डेटाबेस। ठीक है, ये बोल रहा है कि 40 नाम का तो कोई आईडी इधर मौजूद ही नहीं है, इधर तो 10 है और 20 है। मैं 10 और 20 के अलावा इधर और कोई रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं कर सकती। याद रखें, ये जो रिकॉर्ड है ये इस डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में जाके इंसर्ट होगा, और ये डिपार्टमेंट आईडी कनेक्ट हुआ है इस टेबल के इस कॉलम के साथ। तो यहाँ पे 10 और 20 ही इंसर्ट हो सकता है, या लेट्स सपोज 30 और 40 अगर आपने बनाया है डिपार्टमेंट तो इंसर्ट होगा। ठीक है, तो मुझे किसी भी हाल में या तो 10 लिखना है या 20। मैंने इस स्टूडेंट को इस डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर कर दिया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी एग्जांपल थी फॉरेन की। ठीक है, इन दोनों टेबल्स को हम जो है वो सिलेक्ट करके लाके देखते हैं, डिपार्टमेंट TBL को भी, उसके अलावा स्टूडेंट TBL को भी। ठीक है, दोनों को मैंने एक साथ एग्जीक्यूट किया, तो अब आप यहाँ पे चेक करो तो मेरे 2 डिपार्टमेंट आ रहे हैं और 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। जॉन भी मेरे पास 10 मतलब BScs में एनरोल्ड है, ब्रायर मेरे पास 20 मतलब BSIT में एनरोल्ड है, और ब्लेकली मेरे पास 10 BScs में एनरोल्ड है। ठीक है, तो बेसिकली फॉरेन की का यही काम है, 2 टेबल के बीच में रिलेशन बनाना। इससे हमारा काम जो है वो तरीके वाला भी लग रहा है। ठीक है, कि डिपार्टमेंट जो है वो एक ही टेबल में जा रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो अलग टेबल में जा रहे हैं, लेकिन आपस में दोनों का रिलेशन बना हुआ है फॉरेन की मदद से। अगर फॉरेन की नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता अपनी आसानी के लिए, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम भी हो जाता कि हमें एक ही टेबल बनाना पड़ता ब्लेकली, और उसके आगे हमें उसका डिपार्टमेंट लिखना पड़ता, फिर हमें अगेन एक न्यू स्टूडेंट एनरोल करना पड़ता, फिर वापस से पूरा BScs लिखना पड़ता। बहुत हमारा काम जो वो लेंदी हो जाता। फॉरेन की वजह से हमने डिपार्टमेंट एक टेबल में ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब जो भी मेरा स्टूडेंट नया आता जाएगा, मैं बस डिपार्टमेंट की आईडी देख के लिखती जाऊंगी। ओके, सो अगर आपको इस डेटाबेस की डायग्राम भी देखनी है तो डेटाबेस के नाम पे राइट क्लिक करके आप डेटाबेस डायग्राम बना सकते हैं। 3 टेबल हैं, लेकिन फॉरेन की तो हमने इन 2 टेबल्स के बीच में बनाई है, तो आप इसी 2 टेबल्स को देख लो। तो यहाँ पे आपको जो है ये रिलेशन बना के दिखा रहा है। ठीक है, ये येलो साइन इज फॉर प्राइमरी की, एंड ये वाली साइन आपको की दिख रही है, ये इज फॉर फॉरेन की। ठीक है, तो ये एक मेरा टेबल है और ये की मेरा फॉरेन की वाला टेबल है, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। आप इससे एक से ज्यादा भी टेबल्स में जो है वो रिलेशन आपस में बना सकते हो, लेकिन याद रखना फॉरेन की बनाने के लिए आपका पहले वाले टेबल में प्राइमरी की जरूरी है। फॉरेन की नहीं एग्जीक्यूट होगी जब तक प्राइमरी की उसको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने देख लिया कंस्ट्रेंट का। ठीक है, सारे कंस्ट्रेंट्स हमने कवर कर लिए इस वीडियो के अंदर। और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।